सबसे पहले तो क्लासन फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम रावत जी के साथ बैठे हैं, तो वो जो आपकी क्वायरीज रही, जितने भी वीडियो डाले हैं उसके ऊपर जो आपने सवाल क्वेश्चन किए हैं, उसका सामूहिक रूप से आपको जवाब दिया जाएगा, यथासंभव जवाब दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप हमारे जवाबों से सेटिस्फाई होंगे। तो आज का ये सेशन हम रावत जी के घर पे ही बैठ के, बारिश हो रही है तो बारिश और ठंड भी है, और अपनी बुखारी के पास बैठ के एक बातचीत के माध्यम से आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो एक सवाल तो आप जो कर ही रहे थे, वर्मा जी की इंटरस्टॉक, हाँ, वो क्या सवाल था कि मिट्टी से ऊपर ही होता है हमेशा। इंटरस्टॉक मिट्टी से ऊपर होता है, मिट्टी से ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? इंटरस्टॉक की बात हो रही है। नहीं, इंटरस्टॉक जो है, एक्चुअली इंटरस्टॉक का यूज़ क्यों करते हैं? ये सवाल ही थोड़ा ऐसे ही है, मतलब कि नहीं होता, पर फिर भी बता देते हैं। इंटरस्टॉक का जो इस्तेमाल है, हम वो इसलिए किया जाता है कि जो रूट स्टॉक है उसको किसी रेजिस्टेंट बनाने के लिए, जैसे हमारे पास M9 हमने यूज़ करना, हमने पौधे का साइज रखना है छोटा, ड्वार्फ रखना है पौधे का, लेकिन हमारे पास अब ज़मीन ऐसी है जो जिसमें ड्रॉट है, बहुत पानी की कमी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 111 पर M9 का इंटरस्टॉक लगाते हैं। मतलब डिमांड बेस्ड होगा ये। हाँ, तो रूट जो काम करेगी वो तो करेगी ड्रॉट रेजिस्टेंट का काम, 111 का डीप रूट जाएगा, वो पानी की उसको कम ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर जो कंट्रोल साइज करेगा वो करेगा M9। तो M9 तो कंट्रोल करेगा साइज को। अब हमने क्या किया कि ग्राफ्ट किया, 6 इंच 7 इंच लगभग हमने लिया 111 का, और उसके बाद जो इंटरस्टॉक का साइज़ है, तो इंटरस्टॉक का जो साइज़ है वो हमेशा 9 इंच कम से कम रखना होता है। जैसे हम पानी के जो पाइप है ना, अगर उसमें छोटा ये वो लगाएंगे तो वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता, वो प्रेशर मेंटेन करके रखता है, लेकिन आगे पाइप अगर थोड़ी हम लंबी डाल देंगे, पतली रिड्यूसर लगा के, तो फिर वो कंट्रोल करता है, फिर आगे प्रेशर हमारा कम हो जाए, भारी तो तेज जाएगी उसकी, लेकिन डिस्चार्ज कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो डिस्चार्ज कम, पानी का डिस्चार्ज कम हो जाएगा। हाँ, ये तो हमने उसमें बताया था वीडियो में पूरा आपने, है ना। तो इसमें क्या है कि इंटरस्टॉक में जब आपने लगाया 6 इंच आपने, जब आपको ये है कि भी आपको M9 के कैरेक्टर्स भी लेने हैं, ड्वार्फ तो उसने कर दिया, उसने वुली एफिड को कंट्रोल कर दिया 111 ने, लेकिन अब आपको जो M9 है, M9 अपटेक करता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को। तो अगर आप पहले से ये प्लान करके चल रहे हैं, तो आपको जो 111 है उसको थोड़ा सा डीप प्लांट करना है, गहरा लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आपका प्लांट अपना प्रॉपर 2-3 साल में शेप आ जाए, पर पूरी शेप आ जाए, फिर आप उसमें मिट्टी चढ़ा के इंटरस्टॉक का जो ग्राफ्ट है, पहला ग्राफ्ट, उसको आप मिट्टी में दबा सकते हैं। पहला ग्राफ्ट, उससे क्या होगा कि उसमें रूटिंग हो जाएगी दोबारा से M9 में भी रूटिंग हो गई। तो अब वो जो पौधा है वो डबल रूट सिस्टम पे चल रहा है, M9 का वो न्यूट्रिशन ले रहा है और पानी वानी जो है वो नीचे से ले रहा है। ये इसका डबल। तो अगर आप करेंगे तो वो अच्छा है, मतलब। हाँ, तो लगता है कि मतलब हमारे जो ये सब्सक्राइबर है उनको ये जो आप मिल गया होगा कि ऊपर नीचे क्या है। दूसरा पूछ रहे हैं, ये द मेजर इशू इसमें M9 में जो ग्रब प्रॉब्लम है और बर्नआउट का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई करेक्टर है इसका कि ग्रब्स इसमें आती है M9 में। नहीं, ये जो ग्रब वाली प्रॉब्लम है ये तो सॉइल की प्रॉब्लम है ना। तो जो बर्नआउट है इसके बारे में, बर्नआउट जेनेटिक करेक्टर है, जितने भी रूट स्टॉक्स हैं, और मालिंग सीरीज में ये ज़्यादा होता है। बर्नआउट कब होते हैं कि जब जो भी प्लांट्स हम गर्मी में तैयार होते हैं उसमें बर्नआउट ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। गर्मी में क्यों? गर्मी और मॉइस्चर जब उसको मिलता है तो उस प्लांट की टेंडेंसी है रूट इंड्यूस करने की, तो वो रूट इंड्यूस करने की इंटेंशन से वो गोले गोले से बन जाते हैं, जिसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये वुली एफिड है, लेकिन वो जेनेटिक करेक्टर है। तो उसके लिए यही हो सकता है कि आप ग्राफ्टिंग पॉइंट जो है वो ज़मीन के नज़दीक रखें, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये तो बर्नआउट की प्रॉब्लम आई। और जो वाइट ग्रब्स का एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है
कि आप जब कभी भी ऑर्गेनिक खाद डालते हैं नीचे, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या कोई और दूसरे, तो उसमें मेटारिजियन एनिस्प्लो की साथ में डाल दें तो बेसिकली फंगस है वो अच्छे से कंट्रोल करता है उसको। मेटारिज्म और बवेरिया बेसियाना इकट्ठे भी बवेरिया बेसियाना इकट्ठे भी डाल सकते हैं, अलग अलग डाल सकते हैं आप, क्योंकि दो किस्म की फंगस के इकट्ठे नहीं डालनी इससे चाहिए। रिलेटेड फिर मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है कि बर्नआउट, चलो M9 में तो अगर आपका वो क्राफ्टिंग यूनियन ऊपर है तो वहाँ तक आता है, पर MM106 में ये ऊपर भी आ रहा है। ऊपर कहाँ? मतलब आधे में भी आ जाएगा, 3 नहीं। फीट के बाद भी। वो उसमें नहीं क्या आएगा, चीज़ है? वो डिपेंड करता है फिर उस साइन के ऊपर, जो आपने साइन लगाया है वो क्या है। अगर आपने गाला लगाया, गाला में है ज़्यादा। अगर आपने गाला लगाए हैं तो गाला का अपना करेक्टर है ये, वो भी जो भी आपका जहाँ से भी ब्रांच निकलेगी, जहाँ से ब्रांच निकलेगी उसके नीचे आपकी बर्नआउट जैसे बन जाएंगे, रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ये कोई समस्या तो है नहीं, बट ये एक शेल्टर देता है बुलिया फिट को, या कोई भी आपका ये होते हैं ना तना छेदक कीट अपने, हाँ, मेन बोरर वगैरह। बर्नआउट्स अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बट ये बहुत अच्छा एक घर बन जाता है किसी भी बीटल को अंडे देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा खुरदरा होता है ना वो। आपको M9 में रिंग बोरर की प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? रिंग बोरर, हाँ, वही चीज़ है कि अगर आप रिंग बोरर्स एक्चुअली क्या है, वो बोरर जितने भी हैं ये एक स्टेज है बीटल की, एक थोड़े कुछ है ना, tenure के एग लिए। हैचिंग से लेकर जो लार्वा और जो आपका वो अपनी लाइफ साइकिल उसका काफ़ी टाइम वहाँ बीतता है, ज़्यादा उसका पौधे की तने के आसपास तने के बीतता है, आसपास। जड़ों में बीतता है। हाँ, वो तो उसके लिए छोटे वही जो अभी हमने पहले बताया मेटारिजियन का यूज़ करें। तो अगर ज़्यादा ही आ गया है तो आप मैनुअली उसको खुर्च करके उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड वगैरह पानी में मिला के प्योर ना करें तो थैंक यू। ये मतलब कि आप इसको 1:4 एक ml 4 ml वाटर इसके मिला के मतलब मैनुअली आप उसको कर सकते हैं। क्लोरोफाइरिफॉस हो गया, कोई भी जो इजीली मिल जाए। हाँ, कोई पॉइजन अगर यूज़ Poison, करना हाँ। चाहता है, मारना ही है उसको। वैसे ये रहता है अंदर छोटे छोटे 3 4 5 ऐसे होते हैं अंदर, तो इसका जो सिम्टम्स दिखते हैं बहुत लेट, तब आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि पेट्रोल या तेल सा लगाया है पौधों में जहाँ इसका अटैक हो रहा है, तो उस टाइम पहचाना जाना चाहिए कि भाई ये यहाँ अटैक कर रहा है। उस टाइम उसको खुर्चो किसी चीज़ से, तो उसके नीचे होता है। बाकी परमार जी को भी इसके बारे में पूरा पता है, उन्होंने कंट्रोल किया था, थोड़ा बताएंगे आप? इसमें यही है, जैसे रिंग बोरर का जो तो बड़े पौधों में बरसात के टाइम ना, उसमें पहले तो नीचे जहाँ ग्राफ्टिंग यूनियन जो होता है वहाँ से एक बिल्कुल काला सा लिक्विड निकलने लगता है। पहले हमने सोचा ये कि कुछ पत्ते घास वगैरह इकट्ठी हो जाती है तो शायद इसकी वजह से हो गया, और जब हमने उसको ढंग से देखा साफ करके तो उसके अंदर कीड़े थे उसके अंदर, वो मतलब एक लिक्विड सा निकल रहा था। आजकल जैसे सर्दियाँ हैं, अगर आजकल सिम्टम देखो पहचानने का तरीका कि भाई कुछ है इसमें। हाँ, लिक्विड सा होता है। जैसे आजकल देखेंगे तो आजकल वहाँ से अगला सवाल है जी, G41 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताओ। G41 के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जो अभी तक बोलते हैं वो सिर्फ एक है इसका, कि थोड़ा सा जो ग्राफ्ट यूनियन होता है थोड़ा सा ब्रिटल होता है, कड़क टूट जाता है, मतलब जैसे कि नहीं जैसे कि आप सपोर्ट सिस्टम तो आपको लगाना ही पड़ेगा तो ना, चाहिए। हाँ, तो हल्का सा वो ब्रिटल होता है। बाकी तो एडवांटेज ही हैं इसके ज़्यादा। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अब गाला में जा रहे हैं, गाला वैरायटी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, तो गाला में जो प्रॉब्लम है वो है साइज़ की, वो तो है, साइज़ का इशू है। तो अगर G41 में गाला लगता है तो वो एक ग्रेड साइज आपको ऊपर देगा। और गाला में जो है पॉल्ट्री मिल्ड्यू आता है, एक ऐड करता हूँ मैं इसके ऊपर सवाल जो आ रहे हैं, तो पॉल्ट्री मिल्ड्यू भी एक बड़ा इशू है गालाज में ग्रैनी स्मिथ में। हाँ, तो उसका भी ट्रीटमेंट तो पाउडर मिल्ड्यू का वही है, आपको हेक्साकोनाजोल हो गया कंटाफ के उसमें जो आता है एक, उसका यूज़ करो, और अगर थोड़ा बहुत है तो आप ब्रांच को तोड़ो और उसको कहीं साइड में फेंक दो। पर जहाँ तक वो दिख रहा है उससे 1-2 इंच पीछे ही काटना, क्योंकि हाँ। उसके जो प्यार है सब वो पीछे जा चुका होता है तब तक। एक क्वेश्चन सर मेरा भी है गाला से रिलेटेड,
जैसे कि बोलते हैं कि जो गाला है वो अपना करेक्टर बदलता है, तो आप जैसे आपने कहा कि मतलब मोस्ट ऑफ पीपल अब गाला में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो करेक्टर बदलता है तो क्या लोगों का इसमें इन्वेस्ट करना जायज़ है? ऐसा ना हो कहीं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया देखो, और फिर वो करेक्टर ही ना मिले बाद में। जो हमें पूछते हैं कि हमें गाला पे 100% जाना चाहिए, तो मैं उनको मना करता हूँ कि नहीं। क्यों? करेक्टर वो इसलिए बदलता है क्योंकि अनस्टेबल वैरायटी है, वो अनस्टेबिलिटी है उसके अंदर। हमारा रॉयल डिलीशियस है, वो बिल्कुल स्टेबल है। तो गाला में 100% ना जाकर आपको 50% जा सकते हो, 60% जा सकते हो, पर 100% नहीं। और ये देखिए, अब आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो वैरायटीज़ आ रही हैं हमारे पास, ब्रीडिंग जो सबसे ज़्यादा हो रही है, किसकी हो रही है? गाला की हो रही है। हर साल 2-3 नई वैरायटी गाला की आ रही हैं। वो उसका रीज़न ही है कि जो म्यूटेशन हो रही हैं वो उसी जो गाला आपने लगाया हुआ, श्रीकोरेट लगाया हुआ, उसका कुछ और करेक्टर आ गया, उसको कुछ नया नाम दे दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं इसमें। तो गाला में तो साइज़ की ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे कोई भी वैरायटी लगा दो। एक ग्रेड ऊपर हो सकता है कि नई वैरायटी, बट उसमें लार्ज मीडियम तो सोचा नहीं, स्मॉल से ऊपर। साइज़ के साथ फिर कलर का भी इशू है ना, ऐसा 5 साल के बाद वो लाल की जगह हरा ही हो गया। एक सवाल है सर, आपकी नर्सरी कहाँ पे है? नहीं, नर्सरी तो हमारी हिमाचल में भी है और देहरादून में भी है। तो हमारा जो बडवुड ब्लॉक है और जो रूट स्टॉक प्रोपेगेशन का है वो मेन हिमाचल में है, देहरादून में नहीं है। देहरादून में सिर्फ हम प्लांट्स तैयार करते हैं। प्लांट्स हम हिमाचल में भी तैयार करते हैं। एक इसमें मैं सवाल और भी पढ़ रहा था, वो वर्मा जी आपने पढ़ के मुझे बताया था कि पौधों के तनों में क्या करना चाहिए वो। अच्छा हाँ, जैसे हम लोग क्या चूना और नीला थोथा मिला के वो पेस्ट करते हैं, या बाजार से जो रेडीमेड स्टेम स्टेम पेस्ट लाते हैं। स्टेम पेस्ट के लिए तो चलो मैं भी रेकमेंड नहीं करता। वो तो कुछ नहीं है, शायद उसमें चूने में नील मिला के वैसे ही किया होता, क्योंकि नीला थोथा काफ़ी कॉस्टली होता है। वो टिकता भी नहीं है पौधों में। देखो, उसको लगाते क्यों हैं? सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं। एक तो फंगस, आपके फंगल इन्फेक्शन है, तो वो आपके स्टेम में लगाने से उसका सोल्यूशन नहीं होगा। उसके लिए आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, बोडो मिक्सचर जाना पड़ेगा, बोडो मिक्सचर की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने तने में लगाना है तो सबसे बढ़िया आता है लेटेक्स, जो बाहर जितने भी यूज़ करते हैं लेटेक्स पेंट यूज़ करते हैं। और दूसरी अगर मैं टर्म में बोलूँ तो एक्सटीरियर इमल्शन वाइट कलर का किसी भी कंपनी का आप लो, उसको थोड़ा सा डिल्यूट करो और उसको अक्टूबर से लेकर नवंबर, जब भी आपके पास टाइम हो, इस ड्यूरेशन में उस वक्त लगा सकते हो। या आपसे एक इजाज़त मांगेंगे सर, क्या विजिट कर सकते हैं आपके फार्म में? हाँ, कभी भी। पेस्ट लगाते क्यों हैं वैसे? सर नॉर्मल के लिए होता है मेनली तो। और ख़ास तौर पे जो साउथ फेस में ऑर्चर्ड्स हैं, जिनका साउथ साइड में धूप ज़्यादा होती है, उनको तो अक्टूबर के फर्स्ट उसमें लगा देना चाहिए। सर जैसे हमारा नॉर्थ फेसिंग है, हमें तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बार लगाओ साल में, धूप ही इतनी कम है। नहीं, वो ऐसा लगता है ना, ज़रा सुंदर सा लगता है, पौधा भी अच्छा। वो तो बगीचा दिखाने के लिए सड़क से कि ये वाला मेरा लगता है, क्यों जो सफ़ेद से वो सारा हमारा बगीचा है।